अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ की एक मरतबा फिर ज़मानत मंजूर होगी और खुदा का शुक्र है कि इस मरतबा ना सिर्फ ज़मानत मंजूर होगी बल्कि वो शॉर्ट ऑर्डर जज साहिबान के दस्तखत समेत भी जारी हो गया, जिसके बाद अब इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि वो ज़मानती मुचलके जो 50-50 लाख रुपए के दो उन्होंने जमा कराने हैं, वो जमा कराने के बाद बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। लिहाजा अब उनके रिहाई के बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की सियासत एक नए उसमें चली जाएगी मरहले में, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पर इस मामले को कुछ हमें लीड करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि नून लीग के अंदर शहबाज शरीफ एक बहुत अच्छे मुंतज़िम के तौर पर भी जाने जाते हैं, और ना सिर्फ मुंतज़िम के तौर पर भी जाने जाते हैं बल्कि उनके बाअसर हलकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा रसाई है। और इतलात कुछ ऐसी भी मिल रही हैं कि उनके अपने दरीना दोस्त चौधरी निसार के साथ भी रवाबत ना सिर्फ बहाल हो गए हैं बल्कि जो पसे पर्दा मुज़ाकरा चल रहे थे उसके अंदर भी चौधरी निसार ने खासी उनकी मदद की। चौधरी निसार आपको मालूम है कि पंजाब असम्बली की एक हलके से मुंतखब हुए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, और अब इस बात के भी इशारे मिल रहे हैं कि चौधरी निसार बहुत जल्द पंजाब असम्बली की अपनी नशिस्त जो वो जीते हुए हैं और वहाँ से उन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया, वो खाली कर देंगे, वो नशिस्त से इस्तीफ़ा दे देंगे और उनकी नशिस्त पर उनके साहबजादे तैमूर अली ख़ान साहब इंतखाब लड़ेंगे, क्योंकि तैमूर अली ख़ान साहब को अब चौधरी निसार ने बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिटिक्स के अंदर लॉन्च भी कर दिया है, और वो उनकी जो है ना अपने हलके के अंदर जो बाअसर लोग हैं या उनके जो करीबी अहबाब हैं उनके साथ उनकी मेल मुलाकातों को उन्होंने सिलसिला शुरू करा दिया है, बल्कि हर अपने हलके के अंदर छोटे छोटे उन्होंने उनके लिए इकट्ठ भी कराए हैं ताकि तैमूर अली ख़ान को मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स के लिए ना सिर्फ तैयार किया जाए बल्कि उनको लॉन्च भी किया जाए। तो खैर ये तो एक ज़िमनी खबर थी जो मैंने आपको दी, लेकिन अगर हम गुज़िश्ता चंद घंटों के अंदर कार्रवाइयाँ देखें तो कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ासतौर पर लाहौर के अंदर। एक तो कार्रवाई ये हुई है कि शहबाज साहब की जो है ज़मानत वो मंजूर होगी। दूसरी जानिब तरीन साहब की आज फिर पेशी थी। तरीन साहब आज फिर अदालत में पेश हुए हैं, और उससे पहले जो उनका रवायती अंदाज़ है अपने साथ अपने अरकान असम्बली को भी साथ लेके गए, वहाँ पर मीडिया पे भी बात हुई और उनका ये कहना था कि हम किसी कमेटी को नहीं मानते, ना ही किसी कमेटी से मिलेंगे। हम मिलेंगे तो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलेंगे। उन्होंने कहा जी मेरे दिल में उनके लिए बहुत जगह है और मैं उनसे, और अगर हम आपस में मिल बैठ जाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये दो इनफैक्ट ये जो दो आज की अदालती दो कार्रवाइयाँ हैं, इसी के अंदर हमारे अगले सियासी मंजरनामे की पूरी झलक छुपी हुई है, क्योंकि ये जो दो शख्सियात इस वक्त अदालतों में मौजूद हैं, एक शहबाज शरीफ साहब और एक जहांगीर तरीन साहब, अगर हालात यूँ के तू रहते हैं और इमरान खान साहब ने अपना वो जो वादा किया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआशी चैलेंजेस से ओहदा बरा होने का, और अगर वो उससे ओहदा बरा नहीं होते तो फिर ये जो प्लान बी है, इस प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों शख्सियात इस मामले के अंदर खासी कारआमद साबित हो सकती हैं। इन हाउस चेंज लानी है या पूरे सिस्टम की जगह पर नए सिस्टम को लेके आना है। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन ये वो तरियाक है जो इस जहर के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है। लिहाजा मैं जैसे आपसे कहा था कि मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स के अंदर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होगा। अब शहबाज शरीफ साहब जेल से रिहा होंगे, मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली अपने हल्का अहबाब के साथ बैठेंगे, सलाह मशवरे करेंगे, और उसके बाद वो जो उनकी तमाम डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में देखते हैं कि वो अब उस सिमत में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमको याद है कि शहबाज शरीफ साहब वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने इस फ्लोर ऑफ द हाउस में दो बातें की, जिसको बाद में हम ये देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी उन्हीं दो बातों की अहमियत को ना सिर्फ जांचा बल्कि उन्हीं दो बातों पर अमल करने की भी कोशिश की। शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस दो मुतालबे किए थे इस गवर्नमेंट से कि एक तो ग्रैंड नेशनल डायलॉग करा लें, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना चाहिए, और चार्टर ऑफ इकॉनमी बना के हमें इसको साइन करना चाहिए ताकि जो इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो यकसा रहें, ताकि कोई भी हुकूमत आए या हुकूमत जाए वो जो पॉलिसीज़ हैं जो तमाम स्टेक होल्डर उसके ऊपर साइन किए होंगे उन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। और
इस्टेब्लिशमेंट भी अब मुझे ख्याल है कुछ ऐसा ही मामला करना चाहती है। वो ये चाहती है कि हमारी जो मईशत की सूरत हाल है, जो एक गवर्नमेंट के जाने के बाद जब अगली गवर्नमेंट आती है तो वो ये कहती है ख़जाना खाली हो गया, या पॉलिसीज़ ऐसी फजूल हो जाती हैं कि जिसके ऊपर मईशत ठोस बुनियादों पर खड़ी नहीं हो सकती। लिहाजा अब इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो मईशत के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ थी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी तय किया जाए, तो चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर भी अब काम होना चाहिए। अब हुकूमत अपनी एक नई फाइनेंशियल टीम भी लेके आई हुई है। शौकत तरीन साहब आ चुके हैं। शौकत तरीन साहब के बारे में ये भी हम जानते हैं कि वो एक अपनी धुन के पकी, यानी कि जो अपनी पॉलिसी या उस पर हिकमत अमली बनाते हैं उस पर कायम रहते हैं। रिजिड एटीट्यूड है उनका, स्टबन है, वो अपनी बात पे कायम रहते हैं, पीछे नहीं हटते। और इस मौके के ऊपर अगर वो तमाम स्टेक होल्डर्स को इकॉनमी के हवाले से और चार्टर ऑफ इकॉनमी को बनाने में अगर वो अपना रोल प्ले कर सकें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शौकत तरीन साहब के पीपल्स पार्टी के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो अब पीटीआई की गवर्नमेंट में मौजूद हैं, इसका मतलब है पीटीआई की गवर्नमेंट में भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और उनके इस्टेब्लिशमेंट में भी उनकी स्टैंडिंग है, क्योंकि वो उनको लेके आए हैं। तो लिहाजा वो अब तीन चार घर वो बड़े अच्छे तरीके से काबू कर सकते हैं। लिहाजा ये इस तरफ मामला मुझे आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ की आमद के बाद इस हवाले से कुछ ज़्यादा हमें पेशरफ्त होती नज़र आ रही है। दूसरी जानब जहांगीर तरीन साहब हैं। जहांगीर तरीन साहब की अदालत में पेशी से पहले, अदालती हाज़री से पहले मीडिया पर हाज़री होती है और उनकी पेशी से पहले एक दिन पहले टीवी के ऊपर मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर उनके ग्रुप के जो अरकान हैं वो बैठ के तो एक माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। अब कल भी ऐसा हुआ, आज उनकी पेशी थी तो कल राजा रियाज भी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बैठे रहे। और दिलचस्प बात यह है कि खुर्रम लगारी साहब जो पहली मरतबा अभी MPA बने हैं वो भी एक चैनल पे बैठ के थे और मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी बातें सुनकर कि वो ये फरमा रहे थे कि हमने बजट नहीं पास होने देना, हमने किसी सूरत बजट नहीं पास होने देना, और हमारे पास अब 30 अरकान नहीं है, हमारे पास 70 अरकान है। और अगर हम 70 अरकान की अक्सरियत जिस दिन जहांगीर तरीन साहब कहेंगे हम इस्तीफ़े दे देंगे, हम असम्बली से बाहर आ जाएंगे, हम PTI छोड़ देंगे, जहांगीर तरीन हमें कहेंगे कि हमने पीपल्स पार्टी में शामिल होना है, उसमें शामिल हो जाएंगे। वो कहेंगे नून में जाना है, नून में जाना है। अगर वो खुद अपनी अलग भी पार्टी बनाएंगे तो हम उस जगह पर भी जाने को तैयार हैं। यानी कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत पर एक प्रेशर को डेवलप कर दिया, और वो प्रेशर ये था कि हमारी मदद के बगैर आप बजट पास नहीं करा सकेंगे। लिहाजा ये उनके लिए वो कहते हैं कि जी ये इस मामले पर हम अगर इसको, मैं ये समझ रहा हूँ कि इस मामले को अगर वो ब्लैक मेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो शायद ये उनके चूँकि सियासी तजर्बे की कमी है तो ऐसा होना मुमकिन नहीं होता। क्योंकि बजट जिन्होंने पास कराना ना, उन्होंने बजट पास करा लेना है। बजट ऐसे नहीं रुका करते, क्योंकि बजट से ही अगले पूरे साल के मामला तय होने होते हैं। तो बजट तो बड़े आराम से पास हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके पास 70 अरकान असम्बली है तो वो ना सिर्फ शो होने चाहिए बल्कि सामने भी आने चाहिए। लेकिन अब जहांगीर तरीन की इमरान खान से मुलाकात होगी, क्या बात होगी, उसके अंदर कौन कौन से मुतालबात वो रखेंगे। और इमरान खान जो हर वक्त ये कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, तो अब वो जहांगीर तरीन को कैसे NRO देंगे? क्योंकि अगर उनको किसी भी मौके पर अब इस उनके ग्रुप के सामने आने के बाद, उनकी पावर शो होने के बाद, उनकी जानिब से इमरान खान को वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में धमकियां लगने के बाद अगर जहांगीर तरीन को इस मरहले पे इमरान खान की हुकूमत से किसी भी किस्म की इतनी सी भी रियायत, चाहे वो मेरिट पे हो या मेरिट से हटके हो, मिलती है तो ये बात सामने सरेआम सिर्फ एक ही बात आएगी, और वही आएगी इमरान खान ने अपोजिशन को तो NRO नहीं दिया, जहांगीर तरीन को NRO दे दिया, क्योंकि उसने 70 बंदे निकाल के या 30 बंदे निकाल के रख दिए थे, और वो 30 बंदे अगर निकल जाते तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाती। अब इमरान खान साहब इस पूरे के पूरे जो जहांगीर तरीन ट्रैप है इसमें से नहीं निकल पाएंगे, किसी भी हद तक वो चले जाएं, क्योंकि रियायत देंगे तब फंसेंगे, रियायत नहीं देंगे तब फंसेंगे। अब उनके लिए मामला वही बन गया, वो मुनीर न्याजी का शेर था ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो इमरान खान साहब ऐसे ही दरिया में वो इधर से निकलेंगे तरीन साहब के, तो दूसरी तरफ आगे फंसते चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ कल की एक और ख़बर है जो इस रूटीन से तो हटके है, लेकिन वो है कोयटा के हवाले से। कोयटा में कल रात गए एक वाक़या हुआ सरीना होटल की कार पार्किंग के अंदर,
और वहाँ पे ख़ासा जानी नुकसान भी हुआ, 4-5 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और 11 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पाक चीन ताल्लुकात हैं, ये जो हमला था ये उन पाक चीन ताल्लुकात को सबूताज करने के लिए, ख़राब करने के लिए प्लान किया गया था, क्योंकि जिस जगह पर ये कार्रवाई हुई है वहाँ पर चीनी सफ़ीर नोंग गुरुंग भी मौजूद थे और वो वहाँ पर क़याम पज़ीर थे। और अगर हम मौजूदा हालात के अंदर देखें तो चीन इस वक्त पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान की तरक्की के अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को अभी जो एनर्जी क्राइसिस है उससे निकालने के लिए चीन ने बड़ा रोल प्ले किया। चीन की CPEC चीन का प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के लिए बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेके आ सकता है। और इसके साथ साथ ये जो हमारा ग्वादर वाला मामला है, इस मामले को भी चीन ही देख रहा है। तो अभी ताज़ा चीन का ईरान के साथ भी एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी बिलियन और बड़ा तवीलुल मुद्दती मुआहदा हुआ है। तो ये वो जो बलूचिस्तान का एरिया है वो चीन के लिए इस वक्त इम्पोर्टेंस का हामिल है और चीन वहाँ पर अपने चूँकि बेशुमार उसके मनसूबाजात चल रहे हैं, लिहाजा वहाँ पर चीनी सफ़ीर की मौजूदगी जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि समझने से बाहर नहीं है, वो वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं क्योंकि उनकी हुकूमत के वहाँ पे काम चल रहे हैं। और वो गुज़िश्ता ये भी नहीं है कि वो आज वहाँ पे थे, वो गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से वहाँ पे मौजूद है और आज भी वहीं पे मौजूद हैं। तो इस मौजूदगी के दौरान ये कार्रवाई होना पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी सूरत हाल डेवलप नहीं करता, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये जो टारगेट था इस कार्रवाई के अंदर वो चीनी सफ़ीर थे, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। अब देखना यह है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये क्यों हुई है। इतनी बड़ी तादाद में 60 किलो, जो ख़ुद शेख रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि ये 60 किलो का मवाद था जो उस गाड़ी के अंदर रख कर वहाँ पर लाया गया और वो जो बंदा गाड़ी लेके आया था वो भी इस कार्रवाई के अंदर मारा गया। तो वो पूरे का पूरा ये जो मामला है इसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए। अगरचे TTP ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल भी कर ली है, लेकिन ये वाक़या संगीन है और इस वाक़े के साथ ही पाकिस्तान के बेशुमार तरक्याती मंसूबे और पाकिस्तान के तरक्याती अहदाफ जुड़े हुए हैं। और एक इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी के ऊपर ऐसी कार्रवाई होना बहुत बड़े सवालात को जन्म देता है और ऐसे मौके पर भी जन्म देता है जब ख़ुद वज़ीर दाखिला 2 दिन पहले एक ऐसे ही प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये बात कह चुके हों कि एक उनको इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर रमज़ान के अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा यानी कि तमाम बड़े शहरों के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं जहाँ पर नुक्से अमन का ख़तरा पैदा हो। तो फिर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करना चाहिए था और आज उन्होंने हाई अलर्ट किया भी है, लेकिन इस मामले पर उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब भी देने से गुरेज़ किया। लेकिन शेख रशीद साहब ख़ुद इस वक्त ख़ासे उसमें आ चुके हुए हैं थ्रेट के अंदर, क्योंकि कल एक बंदा पकड़ा गया है जब यहाँ से धरना ख़त्म हो रहा था तहरीके लब्बैक का लाहौर में से, तो एक बच्चे को पकड़ा है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और उसके पास एक असला वेपन्स वगैरह उसके पास मिले और उससे जब इंटेरोगेशन की गई तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे ये पता चला था कि वज़ीर दाखिला साहब यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो तहरीके लब्बैक के साथ मुआहदे को अनाउंस करने के लिए, तो मैं यहाँ पर उनके इंतज़ार में था और मेरा निशाना शेख रशीद साहब थे। ये उसने कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताई है। ये बात तो शेख रशीद साहब को ख़ुद भी अपने लिए थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं और ये जिस मामले के अंदर अभी वो घुसे थे ये मामला भी कुछ ज़्यादा उनके लिए सूदमंद नहीं है। लिहाजा अपने मामलात को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखें और मामलात को ज़्यादा अच्छे तरीके से, ख़ास तौर पर वज़ारत दाखिला के मामलात को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करें। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।